स्टूडेंट्स, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लॉन्ग गैप हो गया और अपनी ऑलमोस्ट 20 इयर्स की टीचिंग करियर में मुझे याद नहीं है कि मैंने 10 डेज से ज़्यादा कभी गैप किया हो। वो भी मेरे मैरिज के टाइम पे हुआ था। ये फर्स्ट टाइम है कि ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल मई अबाउट 3 मंथ्स के बाद मैं क्लास ले रहा हूँ। हालांकि पहले मैंने आप लोगों की एक क्लास ली थी जूम ऐप पे, उसमें काफ़ी बच्चों का छूट गया। कुछ बच्चे ज्वाइन कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। उन लोगों ने कहा कि सर हमारा छूट गया है। तो मैंने आप लोगों को कहा कि कोई बात नहीं, मैं अब टॉपिक वाइज जो है वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और वो भी मैं आपको अपलोड करता रहूँगा ताकि आप दोबारा भी उसको चाहें तो देख सकें और पॉज करके या आप उसको रिवाइंड करके दोबारा भी देख सकें, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। और मैंने ऐसा प्लान किया है अभी, क्योंकि अभी कब तक ये लॉकडाउन रहेगा, ऑफलाइन क्लासेस कब से शुरू होगी, नॉट श्योर। तो मैं चाहूँगा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं ये नहीं कह सकता कि ये ऑफलाइन से भी बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये ऑफलाइन क्लास की कमी को आपको पूरा करेगा। और टॉपिक वाइज मैंने प्लान किया है, अब कंटिन्यू वीडियो रेगुलर मैं अपडेट करता रहूँगा। और साथ साथ जो है मैं कुछ वर्कशीट्स असाइनमेंट, स्पेशली जो ये क्लास 12th के लिए बोर्ड पैटर्न पे मैंने प्लान किया है। 11th क्लास का भी मैं अलग से अपलोड करूँगा 11th स्टूडेंट्स के लिए, और कॉम्पिटिटिव के लिए उसका अलग से करूँगा रिकॉर्डिंग। ये स्पेशली क्लास 12th के लिए है। और क्लास 12th में आप जानते हैं कि ये जो चैप्टर 1 जो है, जैसे पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको 2 चैप्टर्स में एनसीईआरटी ने डिवाइड कर रखा है। चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों मिलाकर चैप्टर 1 यूनिट कंप्लीट होता है। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। हालांकि मैं आपको हेडलाइन में ये बता दूं कि ये पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप भी जानते हैं। आई थिंक कि ये 2 मंथ्स के गैप में नॉर्मली क्लासेज अप्रैल फर्स्ट वीक या मार्च लास्ट वीक से हर साल मेरा सेशन शुरू हुआ है, और इस बार तो वो सब हो नहीं पाया। तो ये 2 मंथ्स का ऑलमोस्ट गैप हो गया है। इस गैप को भी विद इन 2 मंथ्स हम पैरेलल कर लेंगे, उतना हो जाएगा। जैसे जून जुलाई के एंड तक जितना सिलेबस हमारा नॉर्मली कवर रहता था वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने थोड़ा सा देखा होगा, हालांकि मैं मान के चल रहा हूँ आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। आप जो 11th पास करके 11 में पढ़े थे उसके बाद आप वेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो टर्म इलेक्ट्रिकली यूज होता है, स्पेशली यहाँ पर चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए यूज किया गया है। और स्टैटिक आप जानते हैं रेस्ट। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, जिसमें हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। चैप्टर नंबर 3-4 में मिलेगा हमें। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं फील्ड लिख रहा हूँ। इसका मतलब पहले हम स्टडी करेंगे चार्ज के बारे में और उसके बाद हम स्टडी करेंगे फील्ड के बारे में। और मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप ध्यान से आप पूरा वीडियो देखेंगे और रेगुलर मैं अपडेट करूंगा, आपका कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ, और इतना टाइम तक मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। आप मेरे क्लास को अटेंड करें और मेरा पूरा नोट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा क्लास के साथ साथ। उसके अलावा मैं वर्कशीट भी कराऊंगा आपको, एनफ होगा। एनसीईआरटी भी कवर होगा, बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी कंप्लीट होंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अपनी तरफ से जनरेट करता हूँ वो सारे कुछ कवर होगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं कुछ देखने का। आपको लगेगा आपका है किसी भी स्कूल से, आपके चाहे इंटरनल एग्जाम्स हो रहे हैं, आप चाहे डीएवी के हो या डीपीएस में पढ़ रहे हो या फिर डॉन बॉस्को में पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो जिस स्कूल में,
सबका इंटरनल एग्जाम्स भी आपको 100% कवर होगा, बोर्ड तो होगा ही होगा। तो आप स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज से। क्लास 11 में आपने मास पढ़ा, मास के बारे में ग्रेविटेशन में पढ़े थे हम लोग, और 10th में थोड़ा मैग्नेटिक भी पढ़ा होगा, चार्ज भी पढ़ा होगा, कूलम्ब्स लॉ भी पढ़ा होगा आपने। तो जिस तरह से मास की अपनी एक प्रॉपर्टी है, उसी तरह से चार्ज की अपनी प्रॉपर्टी है। कहते हैं इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, इंटरनल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज। और रही बात चार्ज्ड बॉडी, एक बॉडी जो है वो चार्ज्ड बॉडी है, मतलब कोई पार्टिकल है वो चार्ज होल्ड कर रखा है, और एक इलेक्ट्रिक चार्ज उसकी प्रॉपर्टी है, वो इंटरनल प्रॉपर्टी है उसका। कहते हैं इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। और एक मास है जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, एक मास होता है, एक चार्ज होता है, एक मैग्नेट होता है। मैग्नेट अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड में किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसी तरह से जो मास है अपने अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड में किसी दूसरे मास को लाते हैं तो आप क्या देखते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक उसी तरह से एक चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक और बात है इसमें, अगर मास है तो अपने अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है, चाहे मास रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो। मैग्नेट है वो, या कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, चाहे वो मैग्नेट मोशन में हो या रेस्ट में। चार्ज जब रेस्ट में है तो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन चार्ज जब मोशन में आता है तो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, आपको याद होगा। उसमें क्या था, एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ऑर्स्टेड, उसके अराउंड एक उसके नज़दीक एक मैग्नेटिक कंपास ले जाते हैं, और क्या देखते हैं, उसमें डिफ्लेक्शन होता है। करंट का डायरेक्शन अपोजिट करते हैं, फिर डिफ्लेक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन। करंट का स्विच ऑफ करते हैं, डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है। कंफर्म होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इसका मतलब ये, करंट मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। इससे कंफर्म होता है कि चार्ज मोशन में हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। यानी हम चार्ज को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एनी पार्टिकल, चार्ज्ड बॉडी को डिफाइन करना चाहें, एनी पार्टिकल which can create and experiences the electric and magnetic effect known as a charged particle। जो जिस टाइप का फील्ड क्रिएट कर सकता है उस टाइप का फोर्स भी एक्सपीरियंस कर सकता है। चार्ज एट रेस्ट अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस भी करता है। चार्ज इन मोशन अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक के साथ साथ, और मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस भी कर सकता है। तो कोई कहता है आपको कि हाउ कैन वी डिफाइन ए चार्ज्ड बॉडी, तो हम कहेंगे एनी पार्टिकल a charged particle any particle which can create and experiences the electric and magnetic effect considered as a charged particle। ये नॉर्मली हम लोग कहें एनी पार्टिकल विच कैन क्रिएट एंड एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट कंसिडर्ड एज ए चार्ज्ड पार्टिकल। बहुत सिंपल है। और ये जानते हैं चार्ज 2 टाइप्स के हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor is directly proportional to the potential difference between two ends of the conductor। इससे कंफर्म होता है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज इन मोशन, और कंडक्टिंग मीडियम में है वहाँ करंट होगा उस कंडक्टर में, तो इससे कंफर्म होता है कि चार्ज फ्लो होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने, उसमें हाइड्रोस्टैटिक्स में, हाइड्रोडायनेमिक्स में, उसमें हम
हमने पढ़ा कि जो है फ्लूइड फ्लोज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस एंड डायरेक्टेड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। फिर हम जब आ गए थर्मल प्रॉपर्टीज़ में, वहाँ हमने हीट के बारे में पढ़ा, हीट फ्लोज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस एंड डायरेक्टेड फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं चार्ज फ्लोज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू चार्ज फ्लोज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अब यहाँ पर आपके मन में एक बात आ सकती है कि सर ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, आपने कहा कि फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सर ये कौन सा चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्योंकि चार्ज 2 टाइप्स का है बच्चों। बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो पॉजिटिव के लिए यही होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है फ्लो होता है ड्यू टू पोटेंशियल फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट। तो मैं अगर कहूँ कि चार्ज क्यों फ्लो होता है, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, मैं शॉर्ट में पीडी लिख रहा हूँ, एंड डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाँ, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज मैं लिख दे रहा हूँ मूव्स फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, लो टू हाई पोटेंशियल। नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव मूव कर रहा फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। अब एक टर्म आ गया यहाँ पर पोटेंशियल। सर ये पोटेंशियल क्या है? हालांकि चैप्टर 2 में पढ़ेंगे हम लोग पोटेंशियल के बारे में डिटेल्स में। चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर नंबर 2 में आज जो पहली क्लास है, आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 चैप्टर्स तक ऑलमोस्ट फैमिलियर हो जाएंगे कि आपको आगे जो पढ़ना है आपको ऐसा नहीं लगेगा कोई नया टर्म्स यूज हो रहा है, सर ये क्या है। तो मैं जो पहला 1-2 क्लासेज में बाकी पोर्शन को भी मिक्सअप करता हूँ और लेके चलता हूँ, वो ज़रूरी भी है। तो पोटेंशियल क्या है? हालांकि अभी ओम्स लॉ में पोटेंशियल टर्म यूज हुआ है। अभी मैं आपको शॉर्ट में कहूँगा कि पोटेंशियल जो है आपने, हालांकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपने मास के लिए पढ़ा था क्लास 11 ग्रेविटेशन में। यहाँ पर पोटेंशियल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि जो पोटेंशियल है किसी बॉडी का आपको जानना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके चार्ज का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके साइज का, उसके रेडियस। क्लास 11 ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r। m मास है, r क्या है उसका। अगर एक बॉडी के लिए ले रहे हैं तो रेडियस, सरफेस पे ले रहे हैं तो रेडियस, बाहर ले रहे हैं तो डिस्टेंस, और यहाँ पर मैं मास की जगह क्या यूज कर रहा हूँ? चार्ज। यानी किसी भी बॉडी का पोटेंशियल आप जानना चाहते हैं, पोटेंशियल V वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ चार्ज का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके साइज का, द रेडियस। अब रही बात कि इससे हमें क्या मिल रहा बेनिफिट, इससे पता चला कि कोई भी बॉडी है उसका पोटेंशियल आपको जानना है। आप डायरेक्टली चार्ज को ना देखें, आप उसके डायरेक्टली साइज को ना देखें, आप दोनों का रेशियो देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। यानी इन दोनों का रेशियो जिसका ज़्यादा होगा आप समझ जाइए वो हायर पोटेंशियल पे है। आपसे मैं पूछता हूँ कि आप अच्छा एग्जाम्पल दें मुझे इंसुलेटर का, और कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स दें मुझे कंडक्टर का। इंसुलेटर में आप सबसे पहले बोल देंगे कि सर वुड है वो इंसुलेटर है, प्लास्टिक है इंसुलेटर है। मैं अभी एक अच्छा जनरल एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जो जैसे एयर। एयर क्या है? इंसुलेटर है। एयर इंसुलेटर है। और क्यों? क्योंकि आपने कभी नॉर्मली फील नहीं किया, नॉर्मली वो इंसुलेटर है। कभी ऐसा नहीं होता कि ओवरहेड वायर है उसमें करंट जा रहा हो, तो आप रोड से जा रहे हो तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उड़ कर आ रहा हो, आपको करंट लग रहा हो, तो सर भागो करंट आ रहा। एयर में नॉर्मल कंडीशन में करंट नहीं आता, तो एयर जो है वो इंसुलेटर है। और अर्थ वो गुड कंडक्टर है, मेटल भी गुड कंडक्टर है। मैं अर्थ का एग्जांपल दे रहा हूँ। अर्थिंग आप सब अवेयर जानते हैं, कनेक्शन जब होता है मतलब वायरिंग होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ साथ एक न्यूट्रल भी होता है जो अर्थ किया हुआ होता है आपके प्रोटेक्शन के लिए। तो ये जो है अर्थ का साइज काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से हम उसका पोटेंशियल 0 लेते हैं। बिकॉज ऑफ द लार्ज रेडियस पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज टेकन टू बी 0। इवन आप उसको कितना भी चार्ज दे दें या उससे कितना भी चार्ज ले लें, उसका पोटेंशियल 0 ही रहेगा।
पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ऑलवेज टेकन टू बी जीरो। आपसे कोई पूछता अर्थ का पोटेंशियल क्या हो, जीरो। मैंने कुछ चार्ज दे दिया, अब कितना, जीरो। मैंने उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, अब क्या, जीरो। वो बहुत बड़ा रेडियस है उसका, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा उसको। और ये भी आपको याद होगा, अर्थिंग का सिंबल 10th में आपने देखा होगा, ये अर्थिंग का सिंबल है। जैसे ये सिंबल आपको दिखता है आप समझ जाते हो वो पार्ट अर्थ किया हुआ है, इसका मतलब ये आपको शो कर रहा है कि इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो। अर्थिंग का सिंबल है ये। अभी जैसे मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है इनिशियली, और इसको मैंने चार्ज दिया है, पॉजिटिवली चार्ज है इनिशियली, अब बाद में मैंने इसे अर्थ कर दिया और मैंने इसे अर्थ कर दिया। अब आप जानते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज फ्लोज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड एक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल टिल पोटेंशियल ऑफ बोथ द एंड्स बिकम्स इक्वल। जब तक दोनों एंड्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक चार्ज फ्लो होगा। अब अभी इसका पोटेंशियल तो जीरो है, ये जीरो ही रहेगा चाहे इससे कितना भी चार्ज दे दें या इतना कितना भी चार्ज ले लें। तो इसका क्या होगा, अब चार्ज फ्लो होने लगेगा। मान लो पॉजिटिव चार्ज मैं बोल रहा हूँ, नेगेटिव फ्लो होता है एक्चुअल में, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कब तक, जब तक इसका पोटेंशियल जीरो ना हो जाए, यानी जब तक ये न्यूट्रल ना हो जाए। यानी अर्थ किया तो क्या बन गया, न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज मूव कर गया अर्थ में, या इलेक्ट्रॉन्स आ गया अर्थ से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वो मूव करता है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल क्या है, जीरो, इसका पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव। या हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स मूव किया फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल और वो आकर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। कब तक मूव किया, जब तक दोनों एंड का पोटेंशियल सेम ना हो गया। तो फाइनली ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। समझ रहे हैं बच्चों, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। मैं इसे इरेज कर देता हूं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज पहली क्लास है, मैं इस तरह से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। थ्रू आउट मेरा ऑफलाइन का एक्सपीरियंस रहा है। परसों मैंने जूम पे एक क्लास लिया था जिसमें बताया था आपको, बच्चों को छूट गया था काफ़ी, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। डे बाय डे मैं इसको इम्प्रूव करूँगा और कंटेंट्स जो है मेरे पास, और इतने साल का एक्सपीरियंस है और जो मैंने रिजल्ट्स दिए हैं वो जो बच्चे पढ़े हैं वो जानते हैं, तो वो चीज़ आपको मिलेगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये जो है यहाँ पर, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक कंडक्टर है, मैं इसका नाम देता हूँ कंडक्टर 1, और इस पे जो चार्ज हमने दिया सपोज वो दिया है 5 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम, और इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। शायद ज़्यादा छोटा लिख रहा हूँ तो उसको मैं बड़ा करूँगा आगे से। ये एक और कंडक्टर मैंने लिया और इसका नाम देता हूँ कंडक्टर 2। इसको चार्ज दिया मैंने प्लस 10 माइक्रोकूलम और इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। विच कंडक्टर इज इट हायर पोटेंशियल, इन दोनों में कौन कंडक्टर हायर पोटेंशियल पे है। आप कहेंगे सर ये तो चार्ज ज़्यादा दिख रहा है। फिर आपको याद आएगा कि नहीं, सर ने बताया था कि पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड द साइज है, रेडियस। इन दोनों का रेशियो देखना, इसका रेशियो देखेंगे चार्ज एंड साइज का 5/5 1 हो गया। दोनों का यूनिट कॉमन है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। 5/5 1, इसका रेशियो देखते हैं 10/20 0.5। इसका मतलब इसका Q/R का रेशियो ज़्यादा है, यानी कि Q/R जो रेशियो है कंडक्टर 1 का ये बड़ा है, Q/R का रेशियो कंडक्टर 2 का कंफर्म होता है। कंडक्टर 1 इज एट हायर पोटेंशियल देन कंडक्टर 2। अब मैं आपसे पूछूं, इफ दिस 2 कंडक्टर्स आर, दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूं तो क्या चार्ज ट्रांसफर होगा। आप कहेंगे हाँ सर चार्ज तो ट्रांसफर होगा, और वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल से होगा। मैं धागे से कनेक्ट कर देता हूँ, एक धागा लेकर, क्या ट्रांसफर, कहेंगे नहीं सर धागा इंसुलेटर, उससे तो नहीं होगा। चलिए मैं कंडक्टिंग वायर यूज करता हूँ और चार्ज ट्रांसफर होगा, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हाई टू लो। डायरेक्शन मैंने दे दिया, हाई पोटेंशियल कंडक्टर 1 टू लो पोटेंशियल कंडक्टर 2। अब मैं पूछता हूँ कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, हाउ मच
charge will be transferred. Will be how much charge will be transferred. तो कहेंगे कि चार्ज ट्रांसफ़र होगा, कब तक ट्रांसफ़र होगा? जब तक कंडक्टर, दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. चार्ज विल बी ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल पोटेंशियल ऑफ बोथ द एंड्स बिकम्स इक्वल. तो मान लेते हैं हम कि क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ, ये हायर पोटेंशियल पे चार्ज लूज करेगा और ये लोअर है चार्ज गेन करेगा. चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, आप जानते हैं, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर ओनली फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. तो इससे चार्ज फर्स्ट बॉडी से सेकेंड बॉडी में ट्रांसफर हो रहा. कब तक? जब तक दोनों एंड का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? मान लो क्यू अमाउंट ट्रांसफर हुआ. अब क्यू अमाउंट ट्रांसफर होने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया होगा, जिसको कहते हैं बैलेंस हो गया, इक्विलिब्रियम. यानी इन इक्विलिब्रियम हम क्या देखेंगे? पोटेंशियल कंडक्टर 1 का और पोटेंशियल कंडक्टर 2 का दोनों सेम हो गया. क्या लिखेंगे? पोटेंशियल क्यू बाई आर. प्रोपोर्शनल साइन हटा के कांस्टेंट देते हैं, वो आप सीखेंगे आगे. तो जो भी कांस्टेंट होगा दोनों के लिए सेम होगा. इसका क्यू कितना है? 5 माइनस क्यू, क्योंकि क्यू चार्ज ट्रांसफर हो चुका है. रेडियस कितना है? 5. इसका कितना? 10 प्लस क्यू और रेडियस कितना है? 20. और आप इससे देखेंगे 4 टाइम्स में कैंसिल हो रहा. 4 5 जा 20 माइनस 4 क्यू इज इक्वल टू ये 10 प्लस क्यू. ये हो गया 5 क्यू और 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10. यानी जो चार्ज ट्रांसफर हुआ 10 बाई 5 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम. कंफर्म होता है 2 माइक्रोकूलम चार्ज ट्रांसफर होने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. एक छोटा सा ये डिस्कशन था जिसमें सबसे पहले आपने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, चार्ज बॉडी किसको कहते हैं, कैसे समझेंगे कि वो बॉडी जो है वो चार्ज बॉडी है. अगर वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड क्रिएट कर सकता है और एक्सपीरियंस भी कर सकता है, दोनों टाइप्स की फोर्सेज, तो वो एक चार्ज बॉडी कहलाएगा. और फिर चार्ज क्यों फ्लो होता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. नेगेटिव होगा तो लो टू हाई. कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों एंड्स का सेम ना हो जाए. अर्थ करेंगे, अर्थ का तो लार्ज रेडियस है, उसका पोटेंशियल हाई होगा तो क्या होगा? अगर वो चार्ज बॉडी न्यूट्रल हो जाएगा अगर किसी दूसरे चार्ज बॉडी के इन्फ्लुएंस में नहीं. जैसे मान लीजिए चार्ज कंडक्टर है और मैंने इधर एक जो है नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, या सपोज न्यूट्रल बॉडी है कंडक्टर और मैंने एक चार्ज रॉड यहाँ रखा है, तो मैं आगे बताऊंगा आपको. तो यहाँ पर दूसरे बॉडी के इन्फ्लुएंस में है तो ऐसा नहीं है कि इसको अर्थ करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा. लेकिन अगर एक इंडिपेंडेंटली चार्ज बॉडी है और उसको मैं अर्थ करता हूँ, वो न्यूट्रल हो जाएगा, चार्ज कंडक्टर है तो यहाँ तक जो है ये बात सामने आया. आई होप कि ये बात समझे होंगे. एक छोटा सा और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, इंसुलेटर एंड कंडक्टर. और आप जानते हैं इंसुलेटर एंड कंडक्टर, क्लास आपने पहले से पढ़ रखा. आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है. आप बोलेंगे सर इंसुलेटर विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. मैं कहूँगा इंसुलेटर विच डज नॉट इजीली अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. सपोज यहाँ बगल में एक सॉकेट है, प्लग इसमें लगा सकते हैं. मैंने कहा आपसे कि ये बताओ बच्चों ये इंसुलेटर या कंडक्टर. आप कहेंगे सर ये तो आपके हाथ में मार्कर है, मुझे पता है ये इंसुलेटर है. मैं सॉकेट में डालो, आप डालते हैं सपोज उतना बड़ा है स्पेस, और आप कहेंगे सर ये तो इंसुलेटर है, करंट नहीं लग रहा. मेरे पास क्या है? वोल्टेज स्टेबलाइजर है. अब मैंने अप किया वोल्टेज को और अप किया 10 टाइम्स, 220 वोल्ट सप्लाई था, 2200 हो गया. कहेंगे सर क्या कर रहे हैं, ये इंसुलेटर है, करंट नहीं लगेगा. मैंने 10 टाइम्स और अप कर दिया, अब वो 2200 से 22,000 हो गया. और 10 टाइप्स अप किया, अचानक आप हाथ खींचते हैं, सर ये क्या कर रहे हो आप, करंट. हमने कहा ये तो इंसुलेटर है. पता चलता है कि नहीं, इंसुलेटर का भी अपना एक लिमिटेशन है. उस लिमिट तक वो इंसुलेटर था, उस लिमिट को क्रॉस कर गए तो इसका बिहेवियर कंडक्टिंग हो गया. और तो इसका मतलब मैं इंसुलेटर के बारे में कहूँ कि एनी बॉडी विच डज नॉट ईजिली अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, वो एक इंसुलेटर है. इच हैज़ स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, बाउंडेड है. अगर आप ब्रेक कर देते हैं तो चार्ज फ्री होता है. और बॉन्ड कैसे ब्रेक करते हैं ये बात आप 11th में भी आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सरफेस ऑफ ए फोटोसेंसिटिव प्लेट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन, इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी.
तो अगर जितना इसका वर्क फंक्शन है, इस बॉन्ड एनर्जी जितना है इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उतना एनर्जी अगर मैं दे देता हूँ तो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अगर मैं इसे रब करता हूँ, ये फ्रिक्शन से क्या होता है, ये थर्मल एनर्जी जनरेट होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, और थर्मल एनर्जी जो जनरेट होगा वो तुरंत काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। आप सब जानते हैं थर्मल एट रेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, थर्मल एट रेस्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं नेचर में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप समोसा खरीदने गए दुकान से, उसने कहा कि भाई ठंडा है, तुमने कहा कि सर ये गर्म करके मुझे दे दो, वो बॉटम से हीट सप्लाई करता है बॉटम पार्ट पे, और आप समोसा आपको दे देता है। क्या ऐसा होता है कि ऊपर से आप खा रहे हो, ठंडा ही लग रहा है, नीचे अचानक से आपको मुँह जल गया, तो सर सारा हीट तो नीचे ही था? ऐसा नहीं होता। वो हीट क्या होता है, थर्मल मोशन होता है, और जब एनर्जी मोशन में उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इस पर भी बात करेंगे आगे। तो अगर इसका बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होगा, चार्ज फ्री हो जाएगा, यानी कि चार्ज हमने दे दिया, जो लोअर वर्क फंक्शन है वो जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, हायर वर्क वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और हायर वाला नेगेटिवली चार्ज हुआ, ये भी मैं बात करूँगा। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जब रब किया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, चार्ज हुआ, तो जहाँ पर चार्ज आपने दिया है, आया जहाँ से लिया है, चार्ज वहीं रहेगा पूरे मीडियम में, मूव नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसका मीडियम जो है वो इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग मीडियम है, चार्ज फ्लो अलाउ नहीं करेगा। जहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ है वहीं रहेगा। मतलब सपोज जैसे आपका फेस इंसुलेटिंग है, अब मैंने आपके फेस पे चार्ज दिया, ये लो चार्ज, तो चार्ज जहाँ दिया वहीं रहेगा। मान लीजिए यहाँ चार्ज दे दिया, यही रहेगा, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि सराउंडिंग का मीडियम इंसुलेटिंग है। मैंने ऐसे कहा, मुझे पता है ये इंसुलेटिंग नहीं होता आपका फेस, तो चार्ज वहीं रहेगा। और अगर आप किसी इंसुलेटिंग मीडियम को कंडक्टिंग बनाना चाहते हैं तो उसका जो लिमिटेशन है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ साइंटिफिकली उस लिमिटेशन को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। उस मटेरियल का क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू मेक एन इंसुलेटिंग मीडियम कंडक्टिंग इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मीडियम। जैसे एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 मिलियंस वोल्ट पर मीटर है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3 मिलियंस वोल्ट पर मीटर, यानी 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। मतलब इस एयर में अगर अराउंड आपके इसके अराउंड, ये मान लीजिए जो है कंडक्टिंग मटेरियल है, इस पर चार्ज है, और इसके अराउंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 3 मिलियंस वोल्ट या उससे ज़्यादा हो गया तो सराउंडिंग का एयर क्या बन जाएगा, कंडक्टिंग बन जाएगा। लाइटनिंग का टाइम यही होता है। लाइटनिंग जब होता है तो चार्ज का कलेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा कि सराउंडिंग का मीडियम इससे कई गुना ज़्यादा हो जाता है, जिससे पूरा एयर चार्ज के फ्लो को परमिट करने लगता है और वो कंडक्टिंग बिहेवियर का हो जाता है। तो मैंने कहा आपको कि इंसुलेटर के बारे में मैंने 4 पॉइंट्स कहा, उस पॉइंट्स वाइज आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट में मैंने कहा कि दोज टाइप्स ऑफ मटेरियल विच डज नॉट इजीली अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। दूसरे पॉइंट्स में इट हैज लार्ज नंबर ऑफ इट हैज स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पॉइंट्स में इफ एनी चार्ज गिवन टू अ बॉडी given to an insulator and taken from the insulator, then it will not be distributed throughout the surface. And fourth point, the minimum electric field required to make an insulating medium conducting is called dielectric strength of that medium. ये इंसुलेटर रहा। अब कंडक्टर बिल्कुल डायरेक्ट आप डिफाइन कर सकते हैं, जस्ट इसके अपोजिट। मैं कहूँ कंडक्टर को डिफाइन करो, आप कहोगे सर वो इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करता है। दोज टाइप्स ऑफ मटेरियल विच इजिली अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, उसमें इजिली नहीं करता था। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें बाउंडेड था। इट हैज इफ एनी चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर देन द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ऑन सरफेस। जैसे आपका फेस एक्चुअल में कंडक्टिंग है, मैंने वो एग्जाम्पल में कहा था, मान लो कि इंसुलेटिंग, आपका फेस कंडक्टिंग है, मैंने आपके फेस पे चार्ज दिया, कैसे दिया उस पर डिस्कशन नहीं है, वो स्प्रे कॉम्ब होता है, वो भी आप जानेंगे धीरे धीरे। आपके बॉडी को चार्ज दिया और मान लीजिए वो चार्ज बॉडी पे आ गया, क्या वो जहाँ दिया वही रहेगा? आप नहीं सर अब पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं फिर से पूछूंगा, जो ठीक है पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा? आप कह सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे सर हाँ यूनिफॉर्म होगा, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सर वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो अब इसको कैसे समझे? मैं आपसे कहता हूँ, क्या हमारा जो फेस है क्या ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म शेप का है? क्या हमारा फेस बिल्कुल ऐसे यूनिफॉर्म है, या हमारा फेस जो है वो जो है उसमें एक तरह से ऐसे भी बना हुआ है, नोज भी हमारा फेस में। आप बताएंगे क्या आपका फेस यूनिफॉर्म है?
कहेंगे नहीं सर यूनिफॉर्म तो नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म शेप का इरेगुलर शेप है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, हर पार्ट इक्वल पोटेंशियल को डिनोट नहीं करेगा। आप जानते हैं अभी अभी हमने सीखा भी है कि पोटेंशियल ऑफ एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय आर, यानी जो पार्ट लोअर रेडियस को इंडिकेट करेगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा, और जो पार्ट लार्जर रेडियस का पार्ट होगा वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। आप जानते हैं कि बड़ा रेडियस है या नैरो किए तो छोटा हो गया, और नैरो किए तो और छोटा हो गया। तो आपके पूरे बॉडी में कौन सा पार्ट है जो सबसे शार्प है, लोअर रेडियस वाला? आप कहेंगे सर शार्प नोज टिप, ये सबसे शार्प पॉइंट होगा। तो कौन सा पार्ट होगा जो हायर पोटेंशियल पे होगा? आप कहेंगे सर जो सबसे शार्प होगा। तो ऑब्वियस सबसे शार्प कौन सा पॉइंट होगा? नोज टिप। मैं कहता हूँ चलो चार्ज मैं आपके बॉडी पे बढ़ाते जाता हूँ आपके फेस पे, और बढ़ते बढ़ते इतना चार्ज दे दिया जिससे सराउंडिंग का फील्ड जो है वो कंडक्टिंग बन गया, मतलब जो फील्ड क्रिएट हुआ वो 3 मिलियन वोल्ट पर मीटर या उससे ज़्यादा हो गया। तो क्या चार्ज आपके फेस पे रुकेगा? आप कहेंगे नहीं सर तब तो लीक होने लगेगा और वो चार्ज एयर में मूव करने लगेगा। तो लीकेज पॉइंट कौन सा पार्ट बनेगा? इधर या इस तरफ का, या नोज का टिप? आप कहेंगे नहीं सर ये पार्ट लीकेज पॉइंट बनेगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पोटेंशियल पे होगा। ऐसे भी लीकेज यही होता है। तो यहाँ से चार्ज लीक होकर कहाँ जाने लगेगा? एयर में। साइंटिफिकली एक टर्म डिफाइन किया गया है, कोरोना डिस्चार्ज। आजकल कोरोना चल रहा है, ये वो कोरोना नहीं है। तो कोरोना डिस्चार्ज, तो कोरोना डिस्चार्ज किसको कहते हैं? या कि द लीकेज ऑफ चार्ज इन द एयर फ्रॉम द शार्प पॉइंट ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। तो मैं इसमें भी 4 पॉइंट्स बना दिया मैंने। पहला, कंडक्टर के लिए दोज टाइप्स ऑफ मटेरियल विच इजिली अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, इट हैज़ large number of free electrons. If any charge is given to a conductor or taken from the conductor, then it will be distributed throughout on its surface, and the leakage of charge into the air from the sharp point of a conductor is called action of the sharp point or corona discharge. Corona discharge आपने नाम सुना होगा। बताने को बहुत कुछ था। फंडामेंटल चार्ज हमने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिया, हालांकि क्वार्क्स भी है। क्वार्क्स को क्यों नहीं लिया इसको हम आगे आप नेक्स्ट मेरा वीडियो में देखेंगे कि क्वार्क्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगा, क्यों हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही एज ए फंडामेंटल चार्ज लेते हैं। और फिर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट द नेचर ऑफ चार्ज, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड और उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये हम नेक्स्ट में करेंगे, आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।